हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपीडिया में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लिनक्स 6 की बूटिंग प्रोसेस के बारे में। तो लिनक्स 6 की जो बूटिंग प्रोसेस है, ये टोटल 6 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो स्टेप्स है वो मैं आज बताऊंगा कि हर एक स्टेप में क्या क्या होता है, क्या क्या परफॉर्म होता है, कौन सा टाइम एग्जीक्यूट होता है, क्या चेक करते हैं वो। तो वही मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बूटिंग प्रोसेस ऑफ RHS 6। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, लिनक्स के जो बूटिंग सीक्वेंस है, तो ये बूट सीक्वेंस 6 स्टेज में डिवाइड होता है, या डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो वो फर्स्ट आता है इसमें बायस, जो होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका एमबीआर, जो होता है कि मास्टर। नेक्स्ट होता है एमबीआर, जो आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड है। अ, फिर आता है आपके ग्राफ। ग्राफ होता है कि ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। नेक्स्ट आता है कर्नल। कर्नल तो आपको पता ही होगा कि ओएस का जो कोर है वो कर्नल होता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है और कम्युनिकेट करता है। उसके बाद आता है इनिट। फिर इनिट के बाद आता है डिफरेंस रन लेवल। तो ये जो 6 स्टेप्स है, ये 6 स्टेज और स्टेप्स वटेवर। तो ये 6 जो स्टेप और स्टेज है, तो इनके बारे में मैं आगे जाके डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये जो सीक्वेंस मैंने दिखाया, पहले बायस, फिर एमबीआर, फिर ग्राफ, फिर कर्नल, फिर इनिट, फिर रन लेवल। तो इसी सीक्वेंस से आपका जो लिनक्स सिस्टम है, लिनक्स मशीन है, वो बूट होता है और आपके सामने फिर लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बायस से, एज इट्स अ फास्ट स्टेप ऑफ योर बूट प्रोसेस। तो बायस बेसिकली होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायस का जो मेन काम होता है वो है कि आपका जो सिस्टम इंटीग्रिटी होता है वो चेक करता है। सिस्टम इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि सपोज आपने जब पावर ऑन किया, तो उसके बाद से वो जो पावर सेल्फ टेस्ट, तो ये करता है कि आपका जो मेमोरी है, हाँ मतलब वो ठीक है कि नहीं। फैन आपका जो, अगर आपके पास फिजिकल सर्वर है तो उसका फैन, उसका टेम्परेचर, ये सब कैली चेक करता है, कैलिब्रेट करता है, ये सब चेक करता है कि उसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं। या फिर उसमें अगर कोई रेड डिवाइसेस वगैरह है तो वो सारे अवेलेबल है कि नहीं सिस्टम में, या फिर वो परफेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं, वो चेक करता है। तो ये सारे जो सिस्टम इंटीग्रिटी होता है, ये सब कुछ चेक होता है आपके बायस में। और इसके अलावा भी यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका जो बूट लोडर प्रोग्राम है उसको सर्च करता है, लोड करता है ना, एग्जीक्यूट करता है। और एक काम यहाँ पे होता है कि आपका जो बूट लोडर है वो फ्लॉपी, सीडी रोम और हार्ड ड्राइव, तो उसका जो सीक्वेंस है या फिर उसका जो पाथ है जहाँ से उठाता है, तो वो यहाँ पे आप चेंज करता है। उसी इसी बायस की जो स्टेज है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो इन जनरली क्या होता है कि आप अगर वो चेंज करते हो कि आपका सिस्टम जो है वो कहाँ से बूट होगा, हार्ड ड्राइव से होगा, जो हार्ड ड्राइव में ऑलरेडी आपका सिस्टम ओएस इंस्टॉल्ड है, तो वो वहाँ से ही बूट होगा। या फिर आपके पास जो सीडी है, बूटेबल सीडी है, वहाँ से आप बूट करना चाहते हो। या फिर आपके पास कोई पेन ड्राइव वगैरह, या फिर कोई ऐसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह है जो जहाँ से आप बूट करना चाहते हो, तो वो अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर उसको अगर पहले आप अगर उसको क्या कहते हैं, सिलेक्ट करके रखना चाहते हो कि हाँ यहाँ से ही मेरा बूट होना चाहिए होगा, या फिर नेक्स्ट टाइम भी जब बूट करना है तो उधर से ही बूट होगा। तो वो उसके लिए आपको, जब बायस आता है, बायस की जब स्टेज में रहता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, या फिर ऑप्शन दिया जाता है, तो वहाँ पे आप F2 और F12 प्रेस करके आप वो चेंज कर सकते हो बूट सीक्वेंस को, कि ये नेटवर्क से बूट होगा, या फिर आपके सीडी रोम, या फिर आपके डीवीडी, या फिर आपके हार्ड डिस्क से बूट होगा। इसके अलावा भी क्या करता है कि वंस बूट लोडर प्रोग्राम डिटेक्ट करता है, तो ये लोड मेमोरी में इसको लोड करता है।
बायस में क्या होता है, जब ये बूट लोडर प्रोग्राम को जब डिटेक्ट करता है कि आपका बूट लोडर जो प्रोग्राम है ये आपके हार्ड डिस्क में है या फिर कोई पेन ड्राइव वगैरह, कोई सीडी या फिर कोई नेटवर्क पे है, तो वो डिटेक्ट करने के बाद ये मेमोरी में लोड होता है, सिस्टम की जो मेमोरी होता है मेमोरी में लोड होता है। फिर क्या करता है कि बायस फिर उसमें आपको कंट्रोल देता है, ठीक है। और फिर बायस क्या करता है, जो एमडीआर जो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेज है एमडीआर, तो फिर उसमें वो एंटर होता है और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। जब एमबीआर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो एमबीआर मेनली स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि का जो बूट का जो डिटेल्स वगैरह है, आपका जो बूट लोडर फाइल का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सब कुछ रहता है, यहाँ से सब कुछ फाइंड आउट कर होता है। तो एमबीआर बेसिकली आपका जो फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क है वहाँ पे रहता है। वो टिपिकली आपका क्या होता है कि स्लैश एच डी ए, यानी स्लैश डेव स्लैश एच डी ए और डेव स्लैश एच डी ए यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो एमबीआर को हम एमबीआर को तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। सो एमबीआर के जो तीन कंपोनेंट्स हैं उसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो होता है आपका 446 बाइट का, जिसमें आपका बूट लोड प्राइमरी बूट लोडर का इंफॉर्मेशन रहता है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी बूट लोडर का इंफॉर्मेशन है वो आपका होता है 446 बाइट का। सेकंड जो कंपोनेंट है उसमें क्या रहता है कि पार्टीशन टेबल इंफॉर्मेशन रहता है 64 बाइट का। फिर अ, फिर थर्ड जो है, थर्ड में क्या रहता है कि एमबीआर वैलिडेशन चेक रहता है जो 2 बाइट्स का होता है, यानी कि आपका टोटल एमबीआर का साइज होता है 512 बाइट्स। तो 512 बाइट्स में क्या क्या रहता है, आपका तीन कंपोनेंट्स रहता है, जिसमें पहला कंपोनेंट्स में क्या रहता है कि आपका बूट लोडर प्राइमरी बूट लोडर का इन्फो रहता है, वो होता है आपका 446 बाइट का। सेकंड होता है आपका पार्टीशन टेबल का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें वो होता है आपका नेक्स्ट 64 बाइट्स का। और सबसे एंड में जो होता है, जो थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका एमबीआर वैलिडेशन चेक। एमबीआर वैलिडेशन चेक में आपका लास्ट 2 बाइट्स रहता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो क्या होता है कि एमबीआर लोड्स होता है, फिर उसके बाद वो जो नेक्स्ट स्टेप है ग्राफ उसको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो जब इसके एमबीआर स्टेप जब कंप्लीट होता है, एमबीआर का जो स्टेज है वो जब कंप्लीट हो जाता है, फिर वो ग्राफ को एग्जीक्यूट करके फिर वो लोड होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है कि ग्रैंड यूनिफाइड बुट लोडर, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल कर्नल इमेजेस इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, इवन ओएस कॉपी भी आपका अगर आपके पास है, तो वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो उसी स्टेज पे। यानी कि सपोज आपका सर्वर जो है वो अगर आप चाहते हो कि मैं जो पुराना जो इंस्टॉल्ड कर्नल है मैं उसमें लोड करूंगा, या फिर सपोज आपका सर्वर बूट हो नहीं हो रहा है नया कर्नल से, तो आपको फिर पुराना कर्नल से अगर बूट करना है या फिर ओएस कॉपी से अगर आपको बूट करना है, तो आप इस स्टेज में कर सकते हो, क्योंकि ये आपको अलाउ करते हैं आपका जो कर्नल है वो कर्नल सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल आपके सिस्टम में जो मल्टीपल कर्नल इंस्टॉल्ड है वो आपके इसी स्टेज में शो करेगा। जब आप वो कर्नल सिलेक्ट करोगे फिर उसको लोड करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कर्नल, फिर वो स्टार्ट होता है। ग्राफ का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो उसका जो मेन फाइल होता है वो मेन फाइल होता है स्लैश बूट स्लैश ग्राफ डॉट कॉन्फ। लेकिन इसका जो लिंक फाइल है स्लैश etc स्लैश ग्राफ डॉट कॉन्फ, आप वहां से भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई कर्नल मतलब आपके ग्राफ फाइल में कोई चेंजेस करना है तो आप स्लैश etc स्लैश ग्राफ डॉट कॉन्फ से भी चेंज कर सकते हो। बट इसका जो मेन फाइल है वो है स्लैश ग्राफ डॉट कॉन्फ। और ग्राफ को आपका जो फाइल सिस्टम है उसका नॉलेज रहता है। और एक बात जो है कि जब ये आपको जब लिस्टेड कर्नल का जो स्क्रीन दिखाएगा,
उस टाइम अगर आपने कुछ भी प्रेस नहीं किया मैनुअली, या फिर आपने कुछ अपने पसंद से अपने मर्जी से कुछ चेंज नहीं किया, मतलब कुछ सिलेक्ट नहीं किया, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स ऑटोमेटिकली लोड द डिफॉल्ट कर्नल, और वो जो डिफॉल्ट कर्नल जो है वो लोड करेगा, और वो आगे जाएगा, फिर मतलब आगे फिर जो कर्नल स्टेप है वो उसमें चला जाएगा। और ये ग्राफ डॉट कॉन फाइल में क्या रहता है, आपका इनिट आर डी इमेज रहता है, कर्नल 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 रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स रहता है इसमें, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में बोल ही सकता है कि ग्राफ जस्ट लोड और एग्जीक्यूट करता है कर्नल और इनिट आर डी इमेजेस को। तो नेक्स्ट स्टेप है कर्नल। कर्नल क्या होता है कि कर्नल होता है आपका सिस्टम का कोर होता है, मतलब आपका जो लिनक्स सिस्टम है उसका कोर होता है कर्नल। क्योंकि क्या करता है कर्नल, आपका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। ये क्या करता है कि आपके ग्राफ डॉट कॉन फाइल में जो रूट फाइल सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है, रूट इक्वल्स टू सपोज स्लैश डी डेव स्लैश एच डी ए और डेव स्लैश एच डी ए, तो उसके हिसाब से वो क्या करता है रूट फाइल सिस्टम को लोड करते हैं कर्नल। और क्या करता है कि स्लैश एसबिन स्लैश इनिट प्रोग्राम जो है वो इनिट प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो इनिट प्रोग्राम है ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम होता है, यानी स्लैश एसबिन स्लैश इनिट जो प्रोग्राम होता है ये आपका पहला प्रोग्राम होता है। तो इस हिसाब से इसका जो पीआईडी होता है ये 1 होता है। इनिट आरडी जो होता है ये इनिशियल रैम डिस्क होता है। इनिट आरडी का काम होता है कि जो रूट फाइल सिस्टम है वो माउंट करते हैं, क्योंकि अ, ये स्टेज में जो एक्चुअल जो रूट फाइल सिस्टम होता है वो माउंटेड नहीं रहता है, वो बाद में माउंटेड होता है। कर्नल एग्जीक्यूट होने के बाद, कर्नल का जो स्टेप है वो कंप्लीट होने के बाद फिर वो माउंट होता है। तो तब तक कर्नल को लोड होने के लिए उसको इनिशियली रूट फाइल सिस्टम की जरूरत होता है। तो ये रूट फाइल इनिशियल जो रूट फाइल सिस्टम होता है वो मतलब इनिशियली जो रूट फाइल सिस्टम की जरूरत होता है वो इनिट आरडी की वजह से सिस्टम को मिलता है, और इनिट वो टेम्पररी एक रूट फाइल सिस्टम में माउंट कर। इसके अलावा भी क्या करता है कि इनिट क्या करता है कि आपका जो नेसेसरी जो ड्राइवर्स वगैरह रहता है वो कंपाइल करता है इनसाइड। तो जो हेल्पफुल होता है आपके सिस्टम के लिए कि उसका हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशंस है वो अदर जो हार्डवेयर है वो सब कंपोनेंट उसको मिलता है बूटिंग मतलब कर्नल लोडिंग के टाइम पे। तो इसके बाद क्या होता है कि कर्नल के बाद आता है इनिट प्रोग्राम। मैंने ऑलरेडी बोला कि कर्नल जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो कर्नल एग्जीक्यूट के टाइम पे इनिट प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होता है। तो फिर इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है आपका इनिट। इनिट क्या होता है कि ये आपका डिफरेंट ये इसमें आपका डिफरेंट रन लेवल रहता है। तो उस रन लेवल के हिसाब से आपका आपका जो आपने जो यूनिट रन लेवल सिलेक्ट किया उसके हिसाब से आपका सिस्टम बिहेव करता है। और ये लोकेटर रहता है स्लैश इट स्लैश इनिट टैब फाइल में। तो इस स्लैश इट स्लैश इनिट टैब फाइल जो है ये डिसाइड करता है लिनक्स का रन लेवल। तो टोटल 7 रन लेवल अवेलेबल है, 0 to 6, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रन लेवल है, बट यहाँ पे 0 to 6 रन लेवल अवेलेबल है फॉर लिनक्स। जो पहला जो होता है जीरो, इनिट जीरो यूज होता है हॉल्ट या शट डाउन के लिए। इनिट 1 जो होता है वो सिंगल यूजर मोड होता है, यानी रन लेवल 1 होता है वो सिंगल यूजर मोड के लिए यूज होता है। इनिट 2 और रन लेवल 2 जो होता है वो होता है आपका मल्टी यूजर विदाउट एनएफएस। इनिट 3 जो होता है वो होता है आपका फुल मल्टी यूजर मोड विथ नेटवर्क सर्विसेज। 4 अनयूज्ड है। 5 जो होता है एक कम्प्लीटली ग्राफिकल मोड है, मल्टी यूजर ग्राफिकल मोड है विथ नेटवर्क। और जो 6 होता है इनिट 6, ये रिबूट और रिस्टार्ट के लिए होता है। तो इनिट में क्या होता है कि स्लैश इट स्लैश इनिट टैब में जो डिफॉल्ट रन इनिट लेवल जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके हिसाब से वो लोड करता है ऑल अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। सपोज मैंने इनिट 1 को सिलेक्ट किया, तो इनिट 1 के लिए जो जो सर्विसेज स्टार्ट होना है, जो जो सर्विसेज स्टार्ट होगा वो
सारे सर्विसेज लोड होगा और वो स्टार्ट होना शुरू होगा। इन जेन्युइनली जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो इनिट 3 और इनिट 5 ये दोनों ही यूज होता है। जो लास्ट होता है वो जो लास्ट स्टेप है वो होता है आपका रन लेवल। तो रन लेवल में क्या होता है कि जब सिस्टम स्टार्ट किया उसके बाद जब कर्नल लोड हो गया, जब इनिट स्टेप जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन में फाइल सिस्टम माउंट होना स्टार्ट होता है, फिर डिफरेंट यूडे प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर जो नेटवर्क सर्विसेज वो स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जो इथरनेट पोर्ट वगैरह वो धीरे धीरे आप आने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका डिफरेंट जो सर्विसेज है, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है, जैसे सेंड मेल, तो वो सब स्टार्ट होता है धीरे धीरे। फिर आपका ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो ये सब प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ये आपका रन लेवल से होता है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपका जो डिफ़ॉल्ट इनिट लेवल सेटिंग्स है उसके हिसाब से वो स्टार्ट होता है। जो डिफ़ॉल्ट इनिट लेवल सेटिंग्स है वो कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपने इनिट 0 सिलेक्ट किया तो उसके लिए क्या होगा कि रन लेवल 0 जो है उसके लिए वो /etc/rc.d/rc0.d ये जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो जो प्रोग्राम डिफॉल्टली सेट किया हुआ है फॉर स्टार्टिंग फॉर किलिंग, तो उसके हिसाब से ये वहाँ पे स्टार्ट और किल होगा प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे जैसे रन लेवल 1 है, फिर रन लेवल 2 है, रन लेवल 3 है, रन लेवल 4 5 ऐसे है। तो हर एक के लिए हर एक अलग अलग डायरेक्टरी है और हर एक अलग डायरेक्टरी में आपको अलग अलग प्रोसेस स्टार्ट और किल के लिए दिखाई देगा। तो यहाँ पे और एक बात बोलना है कि जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, सपोज आप रन लेवल 1 के लिए चेक कर रहे हो यानी सिंगल यूजर मोड के लिए आप चेक कर रहे हैं, तो /etc/rc.d और /rc1.d डायरेक्टरी में अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि काफ़ी सारे प्रोसेस है जो एस और के से स्टार्ट है। मतलब हर एक प्रोसेस कोई एस से स्टार्ट है, कोई के से स्टार्ट है। जो प्रोसेस के से स्टार्ट होता है वो किल होता है, यानी वो जब ये रन लेवल जब चलता है एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम वो सारे प्रोसेस किल होता है, मतलब स्टॉप होता है। और जो सारे प्रोसेस के सामने एस लगा हुआ रहता है वो सारे प्रोसेस स्टार्ट होता है। और साथ में उसका एक नंबर भी रहता है, वो नंबर होता है उसका स्टार्ट और किलिंग का सीक्वेंस, मतलब उस सीक्वेंस में वो स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये जो rc/etc/rc.d/rc0.d जो फाइल है, ये इसका एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया हुआ रहता है जो होता है कि /etc/rc.rc0.d रिस्पेक्टिवली। अगर आप रन लेवल 1 की बात करोगे तो सेम तरीके से ये जो /etc/rc.d/rc1.d जो है इसका जो सिंबॉलिक लिंक होता है वो होता है /etc/rc1.d। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यही सारे स्टेप होता है परफॉर्म। और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो उसमें आपको RHL 7 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि RHL 7 में कुछ फाइल कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। जो मैंने बात बताया कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बूटिंग का जो प्रोसेस है वो अभी मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिनक्स का सर्वर है, तो मैं वो उसका पावर ऑन करूँगा और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि बूटिंग जब सर्वर स्टार्ट होता है तो उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या हो रहा है। ओके। तो मैं यहाँ पे सर्वर का पावर ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। तो सर्वर का पावर ऑन करने के बाद आप ये जो देख रहे हो ये क्या होता है, आपका बायस चेक होता है। जो बेसिक इनपुट आउटपुट वगैरह होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। पावर स्टेट वगैरह, फैन का स्टेट क्या है और सर्वर का कंडीशन कैसा है वो सब यहाँ पे चेक होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो होता है ये आपका MBR लोड हो रहा है अभी यहाँ पे। फिर इसके बाद ये ग्राफ को लोड कर रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ग्राफ लोड होने के बाद यहाँ पे कर्नल भी लोड हो गया है। अभी कर्नल लोड होने के बाद जो स्टार्टिंग प्रोसेस जो है, मैंने जो बोला था कर्नल के बाद जो इनिट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो यहाँ पे
चालू हुआ है अभी। यहाँ पे देखिए एक एक प्रोसेस जो है चालू हो रहा है अभी। यहाँ पे देखिए जो फाइल सिस्टम वगैरह जो है वो यहाँ पे माउंट हो रहा है। फिर माउंट के बाद अभी वो एफ टैब वगैरह जो स्वैप जो स्पेस है वो इनेबल हो रहा है। फिर उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे नेटवर्क जो सर्विसेज है, नेटवर्क अभी यहाँ पे इनेबल हुआ है, मतलब नेटवर्क सर्विसेज स्टार्ट हो गया अभी। तो इसके बाद अभी धीरे धीरे एक एक करके जो प्रोग्राम है वो सारे यहाँ पे स्टार्ट होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एस भी स्टार्ट हो गया है, मतलब आप सर्वर का एस कर सकते हो अभी अभी। तो चलिए मैं एस करके आपको दिखाता हूँ। जो इनिट का रन लेवल का जो कॉन्फ़िगर फाइल है वो मैं दिखाता हूँ, और ग्राफ डॉट कॉन्स का जो फाइल है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे एच सर्विसेज जो है, एच सर्विसेज भी स्टार्ट हो गया है। तो देखिए मैं सेज किया सर्वर का और यहाँ पे मुझे लॉगिन फ्रॉम आ गया है। तो मैं यहाँ पे अभी एज ए रूट लॉगिन करूँगा। तो मैं पहले आप लोगों को जो ग्राफ डॉट कॉन्फ है उसका उसका जो फाइल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं जो लिंक फाइल है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका लिंक फाइल है, और जो मेन फाइल है इसी का वो आप वो भी आपको दिखाऊंगा। उसका जो मेन फाइल होता है वो स्लैश बूट स्लैश ग्राफ डॉट कॉन्फ होता है, और ये आपका स्लैश etc स्लैश ग्राफ डॉट कॉन्फ उसी का लिंक फाइल होता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो वो चेंज वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे अभी सर्वर में दो कर्नल अवेलेबल है, एक है ये और एक है ये। ओके। तो ये जो पीछे जो ये सब रहता है ये आपके पैरामीटर्स वगैरह रहता है। तो अगर अभी सेम मैंने आपको अगर इसको ग्राफ डॉट कॉम का अगर मेन फाइल मैंने आपको अगर दिखाता हूँ तो उसमें देखिए उसमें भी सेम चीज़ रहेगा। ठीक है। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको इनिट टैब जो है इनिट टैब दिखाता हूँ, और उसमें कितना इनिट लेवल है वो दिखा देता हूँ आपको। तो मैं जो बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे 6 7 टोटल 7 इनिट लेवल अवेलेबल है। तो ये है वो सारे। ठीक है, जो ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और मैंने जैसे ऑलरेडी बोला था कि जो RC3 और RC5 होता है जो स्टार्टर जो सिस्टम स्टार्टिंग के टाइम पे यूज़ होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, स्टार्टेड बाय RC5। तो RC5 जो मेरा यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम, तो इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट RC5 है। अगर आप सपोज़ कोई सर्वर मोड में करते हो तो सर्वर मोड में जनरली क्या होता है, आपका ग्राफिकल मोड नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अक्सर सीरियल कंसोल मोड या फिर टेक्स्ट टेक्स्ट कंसोल मोड में ही रहता है वो सर्वर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो आपका RC5 है ये RC5 की जगह RC3 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। स्टार्टअप इनिशियलाइजेशन सिस्टम इनिशियलाइजेशन जो होगा वो आपका RC3 रहेगा, यानी इनिट लेवल 3 आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो। ठीक है। तो चलिए चेक कर आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने बोला था इनिट का जो पर्टिकुलर फाइल में क्या क्या रहता है और कौन सा प्रोसेस कौन से सीक्वेंस में स्टार्ट होगा वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। तो अभी मैं दिखाऊंगा पहले RC3 के लिए। ठीक है। हाँ सॉरी, ये डायरेक्टरी था, फाइल नहीं था, सॉरी ये डायरेक्टरी था, मैंने गलती से वो कैट कर लिया था तो इसीलिए नहीं दिखा रहा था वो। तो ये डायरेक्टरी है, तो अगर इसको आप अगर एलएस करके देखोगे तो यहाँ पे देखिए सारे प्रोसेस जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे RC3 में जो है
यहाँ पे देखिए कुछ कुछ है जो के से स्टार्ट है और वो उसका नंबर देखिए 1 1 1 1 1 करके है। ठीक है, तो जो के है वो, ये जो के है, ये जो के है यहाँ पे, ये के है फॉर किल, मतलब प्रोसेस को वो शट डाउन करेगा, किल करेगा। ओके, और यहाँ पे जो वन है, ठीक है, यहाँ पे जो वन है, तो ये आपका प्रोसेस, उसी प्रोसेस का सीक्वेंस है, मतलब पहले ये सारे वन वाले जो है ये पहले होगा, फिर उसके बाद जो टू है वो होगा, फिर 5 फिर 10 ऐसे करके स्टॉप के लिए ऐसे सीक्वेंस यूज होगा। और यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे एस से जो है, यहाँ पे जो एस करके जो है यहाँ पे, ठीक है, एस 11 12 13 11 12 13, तो ये सब आपका स्टार्ट होगा, ये सारे प्रोसेस आपका स्टार्टअप के टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नेटवर्क के लिए जो है, ये है आपका नेटवर्क स्टार्टअप फाइल, मतलब नेटवर्क प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए ये आपका यूज़ होगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जो स्टार्ट होगा और उसका नंबर भी दिया हुआ है, स्टार्टअप सीक्वेंस नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 20, ऑटो एफएस के लिए 28, एनएफएस के लिए 30। ठीक है, मतलब पहले ऑटो एफएस प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एनएफएस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद ब्लूटूथ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही उसका सीक्वेंस रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।